Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. So today is 27th September 2024. Now we come to the first news. Supreme Court grants bail to the former Tamil Nadu Minister Senthi Balaji. तो बेसिकली यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है मिस्टर सेंथी बालाजी को, और बेल का जो ग्राउंड है ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि जो बेल दी जा रही है ये दी जा रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉट कमेंसमेंट या नॉन कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, नॉन कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ठीक है, अब कि उन्होंने कहा है कि देखिएगा कि जो ट्रायल है अभी ऑफेंस का वो काफी दिन बाद स्टार्ट होगा, इसीलिए अपराधी को बेल दी जाती है। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्शन 43D है किसका, यूएपीए का, और सेक्शन 45 है पीएमएलए का, शुड नॉट बी सोल रीजन फॉर डिनाइंग बेल और वायलेटिंग द राइट टू स्पीडी ट्रायल। अब हम समझते हैं राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या है। देखिएगा, आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी पर्सन की राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ही लिया जा सकता है और किसी तरीके से उस पर्सन के इन दोनों राइट्स को नहीं लिया जा सकता। अब ये जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो कैसे ली जाएंगी, केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब जो एक्सप्रेशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वहीं पर एक केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि जिस प्रोसीजर से किसी का राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी लेते हैं, दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। क्या होना चाहिए, जस्ट, फेयर, रीजनेबल। जस्ट का मतलब यहां पर है स्पीडी ट्रायल। तो हर अपराधी का ये फंडामेंटल राइट है कि उसका जो ट्रायल है वो स्पीड से हो, और अगर किसी अपराधी का ट्रायल स्पीड से नहीं हो पाता है या स्पीडी ट्रायल नहीं होता है या उसका प्रोसिक्यूशन टाइमली स्टार्ट नहीं होता है, so it is the fault on the part of the administration of the state and it is not the fault on the part of the accused person। इसी मामले में मिस्टर सीतारमैया जी को जो है अरेस्ट किया गया, किसके मामले में, मिस्टर सेंथी बालाजी को अरेस्ट किया गया अंडर द पीएमएलए एक्ट एंड द यूएपीए एक्ट। ठीक है, और इसमें काफी जो है विटनेस है, अराउंड 600 इसमें विटनेस हैं और 2000 एक्यूज्ड हैं। तो ये काफी एक बड़ा केस है जिसमें कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और करप्शन के चार्जेस हैं। अब इतने बड़े केस को, इसमें बहुत ज्यादा एविडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तक भी इसमें ट्रायल नहीं चला है और ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया कि भाई अभी 2-4 साल इसमें ट्रायल नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि ये बेल का एक रूल होता है कि अगर किसी पर्सन ने जो अपराध किया है या जिस अपराध के उस पर चार्ज लगे हैं उसकी आधी सजा काट ली है तो उसको बेल लेना उसका एक राइट हो जाता है। ठीक है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि भाई इस मैटर में मिस्टर सेंथी बालाजी ने उन्होंने काफी सजा काट भी ली है, एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ पनिशमेंट उन्होंने जेल में काट लिया है, तो अब इनको बेल देना एक राइट है। और अगर ट्रायल टाइम से नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक्यूज्ड पर्सन के फंडामेंटल राइट टू जो स्पीडी ट्रायल है उसको वायलेट किया जाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजेस इंडियन नेशनल्स टू लीव लेबनान, कंसीडर्स नेवल एवैक्यूएशंस। तो आप जैसे जानते हैं कि अभी हिजबुल्लाह के बीच में और इजराइल के बीच में बमबारी हो रही है, और हिजबुल्लाह कौन है, हिजबुल्लाह इज अ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ लेबनान। तो ये लेबनान का एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब वहां पर जो बमबारी हो रही है
अब इसकी जड़ क्या है, इसकी रूट यहां से मिलती है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास नाम के एक आतंकवादी ग्रुप ने अटैक किया किस पर, इजराइल पर, और एज पर द इजराइल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब उसने अटैक किया तो फिर वहां पर उसने हमास के खिलाफ काफी एक्शन लिए और हमास को ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया। लेकिन अब हमास की सपोर्ट में एक दूसरा ग्रुप आ रहा है, हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया। तो वहां पर अराउंड 300 पीपल जो है 3000 इंडियन पीपल वहां पर रहते हैं लेबनान में। तो अपने सिटीजन की चिंता करते हुए भारत सरकार ने उनको कुछ एडवाइजरी जारी करी है। क्या एडवाइजरी जारी करी है कि पहली बात तो वो जो लोग लेबनान जाना चाहते हैं वो लेबनान ना जाएं, और वहां पर उनको एक्सट्रीम कॉशन की आवश्यकता है, अपने मूवमेंट को उनको लिमिट करना चाहिए और एम्बेसी के कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो जो इंडिया की एम्बेसी है वो कहां पर है, बैरूत में है, ठीक है। तो यही कहा है, और अगर उनको जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये इमरजेंसी फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉज जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई सेज एजेंसी बायस्ड। अब यहां पर एक मैटर है, देखिएगा हमारे देश में जो है फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो सेंटर है, सेंटर की अलग पावर है और स्टेट की अलग पावर है। अब अगर जो सीबीआई एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अब ये अगर किसी स्टेट में जाती है रेड करने के लिए, तो वैसे तो जनरल रूल ये है कि सीबीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे भारत में है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। लेकिन अब अगर सीबीआई किसी स्टेट में किसके लिए जाती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है या रेड करने के लिए जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर कर्नाटका ने पहले उसको जनरल कंसेंट दे रखी थी कि वो किसी भी मामले में कर्नाटका में आके किसी भी मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन अब इस कंसेंट को सरकार ने विड्रॉ कर लिया है, यानी कि वापस ले लिया है। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा ये कहा है कि जो सीबीआई है, ये एलिगेशन है कर्नाटका गवर्नमेंट की कि जो सीबीआई है वो बायस्ड है और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, इसीलिए इन्होंने जनरल कंसेंट जो है उसको वापस ले लिया है। और अब इन्होंने ये कहा है कि जो सीबीआई को कंसेंट दी जाएगी वो केस टू केस दी जाएगी। तो मतलब अगर सीबीआई किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है किसी स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि सीबीआई को उस रेस्पेक्ट में कंसेंट दी जानी चाहिए या नहीं। जनरल कंसेंट जो है सीबीआई से वापस ले ली गई है, तो सीबीआई अब जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इन्वेस्टिगेशन वहां पर नहीं कर सकती। सीबीआई को ये पावर कहां से मिलती है, ये पावर मिलती है सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ये कानून का नाम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पेटिशन टू रिव्यू द एडवर्स रिमार्क अगेंस्ट द गुजरात गवर्नमेंट इन बिल्किस बानो जजमेंट। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवर्स रिमार्क को हटाने से मना कर दिया बिल्किस बानो के केस में। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको समझाता हूं। देखिए जब गुजरात रॉयट्स हुए थे 2002 में, तो वहां पर एक बिल्किस बानो नाम की मुस्लिम महिला थी। उस दंगों में उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके परिवार के लोगों को मारा गया। उसमें कुछ लोगों को एक्यूज्ड के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया और इस केस का जो ट्रायल है वो चला महाराष्ट्र में। तो यानी कि घटना, आपराधिक घटना कहां पर हुई, आपराधिक घटना होती है कहां पर, गुजरात में। केस का ट्रायल होता है महाराष्ट्र में। केस का ट्रायल महाराष्ट्र में क्यों हुआ, केस का ट्रायल महाराष्ट्र में इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर ये एलिगेशन थे कि यहाँ पर प्रॉपर ट्रायल नहीं हो पाएगा। कुछ जो एक्यूज्ड हैं और जो कुछ जो विटनेसेस है उनको एक्यूज्ड विटनेस को टेम्पर कर सकते हैं और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इसका जो ट्रायल है वो महाराष्ट्र को शिफ्ट किया गया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, उन सब लोगों को सजा सुनाई गई। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, मींस गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो रेमिशन की पावर है यानी कि सजा को कम करने की पावर है उसको एक्सरसाइज किया और वो जो 11 अपराधी थे उनको छोड़ दिया। अब
जब उनकी रेमिशन की जो पॉलिसी थी स्टेट गवर्नमेंट को, उसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है इन लोगों की सजा को कम करने का, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पावर थी, जहां ये पावर उस स्टेट के पास होनी चाहिए जिस स्टेट में ट्रायल हुआ है, यानी कि वो स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र के पास ये पावर है, और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास नहीं है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन दिया तो एक एडवर्स रिमार्क दिया, और एडवर्स रिमार्क में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रेमिशन की पावर को, जो डिस्क्रिशनरी पावर थी, उसका मिसयूज किया। तो ये एक एडवर्स रिमार्क था अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। अब दोबारा से इस मामले में एक पेटिशन फाइल की गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने इस एडवर्स रिमार्क को हटा दें, रिकॉर्ड से हटा दें। ठीक है, तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पेटिशन को खारिज कर दिया और बोला कि जो जो रिमार्क है हमारा रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, दिस इज एप्रोप्रिएट। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उस रिमार्क को हटाने से मना कर दिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट न्यूज। मिस्टर अलेक्जेंडर दुन टू गेट 2024 शस्त्रा रामानुजन प्राइज। तो मिस्टर ये 2024 का ये एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। 2024 का शस्त्रा रामानुजन प्राइज जो है ये अलेक्जेंडर दुन को दिया जाएगा। ये जॉर्जिया के हैं, फ्रॉम द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप इनका नाम याद कर लेंगे, यहां से आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्यों दिया जा रहा है इनको? The prize recognized Dun's significant breakthrough in the study of modular form, half-integral weight form, metapletic forms and their connections to the prime numbers and integer partitions। तो इन्होंने इन सब मामलों में, टेक्नोलॉजी के इन सब मैटर्स में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इनके इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, Now will prepare Assam Accord roadmap by October 25। हेमंत, तो मिस्टर हेमंत बिस्वास शर्मा जो हैं ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस बिप्लब, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, इस कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है, कमेटी का नाम है जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी on clause 6 of the Assam Accord of October 25। तो इन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब इस रिपोर्ट को लागू करने का मतलब ये है कि देखिए, जो रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट ने इंसिस्ट किया कि measures to protect the cultural, social and linguistic identity of the Assamese people through the constitutional, legislative and administrative safeguard। अब अगर हम इसको देखें तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो माइनॉरिटी को ये राइट देते हैं कि वो अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी के रेफरेंस में इन्होंने ये कहा है कि भाई जो जस्टिस बिप्लब कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि उनको जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी कल्चर है, उनको प्रमोट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि ये जो जब सब होगा, ये किस में होगा? ये कुछ पूरे आसाम में नहीं होगा, बल्कि आसाम के कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही होगा। चीफ मिनिस्टर शर्मा क्लैरिफाइड दैट रिकमेंडेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द बरक वैली डिस्ट्रिक्ट एंड 6 शेड्यूल्ड एरिया लाइक दिमा, हसाओ, कार्बी, एंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन्स। तो यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो केवल ब्रह्मपुत्रा रीजन में ही एप्लीकेबल होंगी, और जो अदर रीजन्स हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगी। अब हम आते हैं दूसरी न्यूज पर। L69 G4 कंट्रीज सीक अर्जेंट रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, L69 जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, इसमें 32 कंट्रीज हैं, और जो G4 कंट्रीज हैं इसमें कौन है? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। इन्होंने ये कहा है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर क्या किया जाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि आप जैसे जानते हैं कि जो यूएनओ है हमारा कब बना? 1945 में बना,
और अब 2025 में उसको 80 साल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कानून इसमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अब सुधार की आवश्यकता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन है? यूएसए, यूके, चाइना और फ्रांस। ठीक है, अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास ही ज्यादा पावर है। ठीक है, और जो भी सब्सटेंशियल मैटर पर डिसीजन लिए जाते हैं वो ये 5 मेंबर ही डिसीजन लेते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हर उसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं हर 2 साल के लिए। अब सारी पावर किनके पास है? इन 5 परमानेंट मेंबर के लिए। लेकिन समय की डिमांड यह है कि यूएनओ के एट प्रेजेंट 193 कंट्री मेंबर्स हैं, और जो 193 कंट्री मेंबर्स हैं वो क्या हैं? मेंबर तो इसके 193 हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सारी पावर है वो केवल 5 परमानेंट मेंबर के पास है। तो ये अर्जेंट नीड है कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की संख्या और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये और डेमोक्रेटिक हो जाएगी, और जो इसका मेन रोल है, जो इसका मेन पर्पज है, इसके लिए इसको बनाया गया था, वो उसको इफेक्टिवली कर पाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।